हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द प्लेन। और सबसे पहले हम यहां पर शुरू करते हैं इसकी इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है प्लेन की? तो प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है। यहां पर जो ए बी सी है वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो जानते हैं कि प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, तो प्लेन का नॉर्मल जो होता है ना, वो प्लेन के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। प्लेन का नॉर्मल प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो जो प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोस, इन दोनों चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशोस की। अब जो जनरल इक्वेशन हमने प्लेन की यहां पर लिखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, इन ए बी सी को हम प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोस बोलते हैं। याद रखना, डायरेक्शन रेशोस। जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल है, तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं? ए बी सी। इसको याद रखना, ठीक है ना। हम डायरेक्शन कोसाइंस भी बना सकते हैं, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहां पे याद रखना कि प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर जो एबीसी होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ध्यान ये रखना कि जो प्लेन का नॉर्मल होता है वो प्लेन के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो, जनरल इक्वेशन से नॉर्मल फॉर्म में अगर हमें चेंज करना हो, जनरल इक्वेशन से किस में चेंज कर रहा हूं? नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं? अगर हमें कोई जनरल इक्वेशन दे रखी है प्लेन की और हमें चेंज करना है उसको नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे उसको बहुत ध्यान से देखना। एक एग्जांपल हमने यहां पर लिया, 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इस वाले फॉर्म को अगर ध्यान से देखोगे, ये ऐसी ही फॉर्म है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की ये जनरल इक्वेशन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इस कांस्टेंट को आप पहले राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे। उसके बाद यहां पे आप ये चेक करोगे कि इसका साइन क्या है। अगर साइन यहां पर निगेटिव है तो आपको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे? पूरी इक्वेशन की -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसकी -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां निगेटिव हो जाएगा, यहां निगेटिव हो जाएगा, यहां निगेटिव हो जाएगा और यहां पॉजिटिव हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हुए ध्यान रखना, जिस कांस्टेंट को आप यहां से यहां लेकर आओगे उसका साइन आपको पॉजिटिव रखना होगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पे एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है? -2 -3 -5। अब देखो, अंडर रूट के अंदर इनके स्क्वायर का सम लोगे, इसको सॉल्व करोगे, अंडर रूट 38 आएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को आप अंडर रूट 38 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद याद रखना कि यहां पर -2 अपॉन अंडर रूट 38 को हम क्या कहेंगे? इसको एल कहेंगे। y का जो कोफिशिएंट है -3 अपॉन अंडर रूट 38 को यहां पर m कहेंगे। और z का जो कोफिशिएंट है -5 अपॉन अंडर रूट 38, यहां पे इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? देखो, ये l है, ये m है, n का जो कोफिशिएंट है यहां पे कितना है? यहां पे देखो, यहां पे x y z है ना, x का कोफिशिएंट यहां पे कितना है? ये, y का कोफिशिएंट ये, और z का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? -5 अपॉन अंडर रूट 38। इसको याद रखना, ठीक है। तो यहां पर हम देखो, इसको L कहेंगे, इसको M कहेंगे, इसको यहां पर N कहेंगे। याद रखना कि ये जो एलिमेंट है इनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। यहां पे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। किसके? नॉर्मल के। प्लेन का ये नॉर्मल है, तो यहां पर जो एबीसी थे उस एबीसी को हम क्या बोलते थे? एबीसी को बोलते थे हम इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज। लेकिन यहां पे जो एलिमेंट होते हैं वो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, उसको याद रखना, डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैंने दो चीज की बात की थी, डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन कोसाइंस। यहां पे जो एलिमेंट है वो क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। किसके? नॉर्मल की। किसका नॉर्मल? प्लेन का नॉर्मल। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे इसको हमने क्या बोला? इसको एल बोला तो ये एलएक्स हो जाएगा, इसको एम बोला तो ये एम वाई हो जाएगा, इसको एन बोला तो ये एन जेड हो जाएगा। और यहां पे कितना आएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पी। अब इस पी का क्या मतलब है? पी क्या है? P is the length of the perpendicular from the origin to the plane। यानी जो प्लेन है उस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया है उस परपेंडिकुलर की लेंथ को यहां पर P कहेंगे हम, ठीक है। जैसे ये एक प्लेन है, ये हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो इस ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ है
इस परपेंडिकुलर लेंथ को ही P कहेंगे। तो P हमारा यहां पर कितना है, 2/√38 है। तो अगर किसी प्लेन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए और परपेंडिकुलर की लेंथ वो पूछ ले, तो लेंथ यहां पर ये वाली साइड होगी आपकी, ये जो कांस्टेंट यहां पर होगा 2/√38, इस टाइप का जो भी नंबर यहां पर होगा उसी को हम परपेंडिकुलर लेंथ कहेंगे। किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, कहां से, ओरिजिन से। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कोई प्लेन की इक्वेशन हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहिए तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, समझना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, यहां पर इसको नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसको नाम दिया यहाँ पे ए, ये बी और ये सी। एक प्लेन है ए बी सी। याद रखना जो ट्राइंगल होता है वो एक प्लेन होता है। ट्राइंगल है आपका, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब क्या होते हैं, ये प्लेन होते हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक हमने ट्राइंगल लिया एबीसी और यहाँ पर ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन को जब हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे इस टाइप से रखेंगे तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटेगा। इंटरसेप्ट कैसे काटेगा, जैसे जब हमने इसको यहां पे ऐसे रखा तो यहां से यहां तक कुछ लेंथ आएगी, उसको हम इंटरसेप्ट कहेंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। यहां से यहां तक कुछ लेंथ आएगी, उसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। यहां से यहां तक कुछ लेंथ आएगी, उसको कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो इस लेंथ को हमने ए सपोज कर लिया, इसको बी सपोज कर लिया, इसको हमने सी सपोज कर लिया। यहां पे एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ को हमने ए सपोज किया, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसको बी सपोज किया और जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसको हमने सी सपोज कर लिया। ठीक है। तो ये आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब अगर हम इस ए पॉइंट के यहां पर कोऑर्डिनेट बताना चाहते हैं तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां पर ए होगा, लेकिन जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है उसमें वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो। तो ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 0। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि बी हमारा वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे तो वाई के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ जाएगा, वाई का कोऑर्डिनेट तो बी आ जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस पे होने की वजह से यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हमारे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। बिल्कुल उसी हिसाब से आप देखो यहाँ पे, यहां से यहां तक देखो सी है हमारा, तो जेड एक्सिस पे ये लेंथ सी है, जेड एक्सिस पे है तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमें पता है। अब हमें जो इक्वेशन निकालनी है इस एबीसी की निकालनी है, एबीसी की जो प्लेन हमारा एबीसी है इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इतना कंफर्म है कि जो प्लेन एबीसी है ये 3 पॉइंट से पास होता है, ए से, बी से और सी से। ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस एबीसी, इस प्लेन की जो जनरल इक्वेशन है, मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। मान लो कि इस प्लेन की एबीसी जो प्लेन है, मान लेते हैं कि इस प्लेन की जनरल इक्वेशन ये है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसमें ध्यान ये रखना कि ये जो प्लेन है ये ए से भी पास होता है, बी से भी पास होता है, सी से भी पास होता है। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये ए पॉइंट से भी सेटिस्फाई होगी, बी से भी सेटिस्फाई होगी, सी से भी सेटिस्फाई होगी। तो क्या करेंगे हम इसमें x को a, y को 0 और z को 0 पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, x को a लिखा, y और z को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो d बचेगा, यहां पे d बचेगा। ठीक है। देखो x को हमने a लिखा, y को 0, z को 0 लिखा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा। और x को हमने यहां पे क्या पुट कर दिया, a, और d को हमने सेम लिखा। यहां से क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकलेगी आपके -d/a। अब ये जो इक्वेशन है प्लेन की, ये प्लेन हमारा बी पॉइंट से भी पास होता है, तो x को 0, y को b और c को 0 पुट कर देंगे हम इसमें। तो क्या बनेगा, x को 0 पुट करेंगे और z को 0 पुट करेंगे तो हमारा यहां पे ये बचेगा, और y को हम क्या पुट कर देंगे, b। तो यहां पर ये आएगा b इंटू बी और यहां पर कितना आएगा, प्लस d इज इक्वल टू कितना, 0। यहां से अगर हम b निकालेंगे तो कितना आएगा, -d अपॉन कितना आएगा, b। अब क्या करेंगे, यही जो प्लेन है हमारा ये c पॉइंट से भी पास होगा, तो x को 0, y को 0 और यहां पे z को हम c पुट कर देंगे। तो ये 0, ये 0, z को c पुट कर दिया तो ये आएगा c इंटू ये आएगा c और प्लस d इज इक्वल टू कितना, 0। यहां से इस c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू हमारी क्या आएगी, इस c की वैल्यू आएगी -d अपॉन स्मॉल c। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है। अब इन ए बी सी की जो वैल्यूज निकली है इसको वापस इसी में पुट कर देंगे हम। तो इस a को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -d अपॉन कितना आएगा, a, और x को हमने यहां पर सेम लिखा। इस b को हम क्या लिखेंगे, b को लिखेंगे -d अपॉन b, y को हमने सेम लिखा। इस c को हमने क्या किया, c को हमने क्या लिखा, यहां पे c को हमने लिखा -d अपॉन ये स्मॉल c,
यहां पे देखो z को हमने क्या लिखा, z को सेम लिखा प्लस d, इस d को लेके गए उधर, तो ये आएगा आपका माइनस d। अब पूरी इक्वेशन को माइनस d से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहां पर ये आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। और ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसी को बोलते हैं प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लेन की क्या बोलते हैं, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अब देखो यहां पर 1 होना जरूरी है, ऊपर x y z के कोफिशिएंट्स 1 होने जरूरी है, यहां पे नीचे ए बी सी है, ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस, ठीक है ना। x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो यहां पर ए बी सी है। मान लो कि अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से है x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, तो इसको बोलेंगे अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब यहां पे जो 2 है ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको याद रखना। बच्चों एक प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है और उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होता है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये जो प्लेन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन x1 y1 z1 पॉइंट से पास होता है, और एक लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशोज हमें पता है एबीसी। इसको बहुत ध्यान से समझना। एक प्लेन हमें गिवन है, इस प्लेन की हमें क्या करनी है, इक्वेशन बतानी है, इस प्लेन की इक्वेशन बतानी, लेकिन ये जो प्लेन है ये x1 y1 z1 पॉइंट से पास होता है, ठीक है ना। हमें एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास होता है, और ये जो प्लेन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हमारे पास है एबीसी। लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुज डायरेक्शन रेशोज आर एबीसी। एक प्लेन है, ये प्लेन x1 y1 z1 पॉइंट से पास होता है, और ये प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हमारे पास एबीसी है। तो याद रखना इस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ये जो लाइन है इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज यहां पर क्या है एबीसी, इस एबीसी को यहां पर लिखेंगे। अब ये जो प्लेन है किस पॉइंट से पास होता है, ये पास होता है x1 y1 z1 से, तो यहां पे लिखेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहां पे 0 लिख देंगे। यहां पे ये जो इक्वेशन बनेगी यही हमारे यहां पर प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पे ये एक प्लेन है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास होता है 1 माइनस 2 3 से, और इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज है 2 3 माइनस 5। तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो यहाँ पे 2 3 माइनस 5 को तो हम यहां पर लिखेंगे, और अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे x माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 2 है तो y प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो z माइनस 3 लिखेंगे। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी ये इस प्लेन की इक्वेशन है जो 1 माइनस 2 3 पॉइंट से पास होती है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशोज हमें पता है 2 3 माइनस 5। बच्चों यहां पर एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस दिस। देखो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, इस वाले पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन को अगर मानना है तो कैसे मानेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे एबीसी जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होंगे यहां पर लिखेंगे। 0 माइनस वन है तो यहां पर लिखेंगे x माइनस 0, माइनस 1 है तो y प्लस 1, और यहां पे माइनस 1 है तो z प्लस 1। तो ये एक प्लेन की इक्वेशन हमने मान ली जो इस वाले पॉइंट से पास होता है, और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज एबीसी हैं। हमने मान लिया एक प्लेन है जो प्लेन इस पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट से पास होता है, तो यहां पर लिखेंगे x माइनस 0, यहां पे लिखेंगे y प्लस 1, यहां पे लिखेंगे z प्लस 1, और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज अगर एबीसी है तो यहां पर एबीसी लिखेंगे, और इसको हम प्लेन की इक्वेशन मान लेंगे। लेकिन अगर ये प्लेन वो प्लेन है जो हमें निकालना है, तो ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास होगा और इस पॉइंट से भी पास होगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये इससे भी सेटिस्फाई होगी और इससे भी सेटिस्फाई होगी। तो अगर इससे सेटिस्फाई होगी तो हम x को 4, y को 5 और z को 1 इसमें पुट करके एक इक्वेशन और बना देंगे। तो x को अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो ये आपका क्या बनेगा, ये 4a बनेगा। मैं अगर यहाँ पे y को 5 लिखूंगा तो 5 प्लस 1 क्या बनेगा, 6, ये आएगा आपका 6
बी बनेगा। यहाँ पे z को अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 + 1 2 बनेगा, तो यहाँ पर ये 2c बनेगा और यहाँ पर क्या आएगा 0, इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब ये वाला प्लेन इस पॉइंट से भी पास होता है तो इससे भी सेटिस्फाई होगा। x को 3, y को 9 और z को 4 हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 3a, y को हमने 9 पुट किया तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 10b लिखेंगे और z को यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5c लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी थर्ड बन जाएगी। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे a अपॉन लिखेंगे, यहाँ पे -b अपॉन लिखेंगे और यहाँ पे हम c अपॉन लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, अगर a के नीचे लिखना है तो a को हम छिपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 30, बीच में माइनस लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, b के लिए b को छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, -6। ठीक है, c के लिए c को छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 40 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -18 आएगा। इसको और सॉल्व करें तो ये आएगा a अपॉन कितना आएगा आपका 10, यहाँ पे कितना आएगा b अपॉन कितना आएगा आपका माइनस का, ये आएगा, देखो माइनस है ना, इस माइनस को मैंने नीचे लिख लिया तो माइनस का 14 आएगा और यहाँ पे c अपॉन, यहाँ पर इसको माइनस करके कितना आएगा, ये आएगा आपका 22। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अगर किसी एक नंबर से, सिंगल नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं तो डिवाइड भी कर देंगे, ये 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा आपका b अपॉन कितना आएगा -7 आएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, c अपॉन कितना आएगा 11 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लैम्डा सपोज कर लेंगे। ठीक है, लैम्डा सपोज करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, देखो इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे a आएगा आपका 5 लैम्डा, इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू आएगी -7 लैम्डा और इसको इसके इक्वल रखेंगे तो c की वैल्यू आएगी 11 लैम्डा। a b c की जो भी वैल्यूज हमारे पास है उसको हम वापस यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो a को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 5 लैम्डा, तो यहाँ पे 5 लैम्डा लिखेंगे हम, x -0 को x लिखेंगे, b को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, b को लिखेंगे -7 लैम्डा, इसको -7 लैम्डा लिखेंगे और y + 1 को हम यहाँ पर सेम लिखेंगे। यहाँ पे c को हम क्या लिखेंगे, c को लिखेंगे 11 लैम्डा और z को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, z + 1 को सेम लिखेंगे, इस इक्वल टू कितना 0। देखो लैम्डा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो लैम्डा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5x -7, ये आएगा y + 1, यहाँ पे आएगा आपका +11, ये आएगा z + 1 इस इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5x माइनस ये 7y -7, ये प्लस का 11z + 11 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका बनेगा 5x माइनस कितना 7y और ये आपका 11 कितना z और 11 - 7 कितना आएगा +4 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से यहां पर हम प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तीनों पॉइंट से पास होता है। इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो प्लेन है ये इन पॉइंट से पास होता है या नहीं होता, अगर चेक करना है तो हम एक काम कर सकते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि इस वाले पॉइंट से पास होगा नहीं होगा तो x को 4, y को 5 और z को 1 इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर 0 बन जाए तो ये इस पॉइंट से पास होगा। अगर इससे चेक करना है तो x को 3, y को 9, z को 4 इसमें इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और सॉल्व करके अगर 0 बन गया तो ये जो प्लेन है इस पॉइंट से भी पास होगा। और अगर x को 0, y को -1, z को -1 इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखने से 0 बन जाए तो ये इस पॉइंट से भी पास होगा। तो इस तरह से ये प्लेन तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा और यही इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इक्वेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स की इक्वेशन क्या होती है, देखो ध्यान देना इसमें। YZ प्लेन, ZX प्लेन और XY प्लेन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। YZ प्लेन को, ZX प्लेन को, XY प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट प्लेन्स की इक्वेशन क्या होती है ये हमें बात करनी है आज, ठीक है। तो YZ प्लेन की इक्वेशन याद रखना, अगर इसमें YZ है तो YZ प्लेन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, ZX प्लेन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, XY प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स को पहले याद रखना। कोऑर्डिनेट प्लेन्स आपके क्या होते हैं, YZ प्लेन, ZX प्लेन, XY प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहते हैं। YZ प्लेन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, ZX प्लेन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, XY प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कुछ और इक्वेशन है, इसको ध्यान से समझना। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द YZ प्लेन
एंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट इज x इज इक्वल टू a। इसका मतलब समझना, हमें इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की जो पैरेलल है yz प्लेन की, और yz प्लेन से वो कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। देखो समझना, हमें इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की जो पैरेलल है yz प्लेन की, यानी yz प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और जिस जिस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है वो yz प्लेन से a डिस्टेंस पर है। देखो समझना, जैसे हमने यहां पे एक फिगर बनाई हुई है, तो उसने किसके पैरेलल कहा था, yz प्लेन की पैरेलल कहा था। तो yz प्लेन तो हमारा ये है, मान लो कि इसके पैरेलल एक प्लेन ये है, और इस वाले प्लेन की और इस वाले प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a है। तो याद रखना, yz प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन अगर निकालनी है जो इस प्लेन से a डिस्टेंस पर है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a। याद रखना, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a। फिर दूसरी यहां पर है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द xz प्लेन। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल है xz प्लेन के, ठीक है ना। और ये जो प्लेन हमें निकालना है, ये इस प्लेन से xz प्लेन से b डिस्टेंस पर है। देखो किसके पैरेलल कहा था इसने, xz प्लेन की पैरेलल कहा था। तो xz देखो, x और z, तो xz प्लेन तो हमारा ये है, इसके पैरेलल प्लेन मान लेते ये है कि xz प्लेन के पैरेलल ये वाला प्लेन है, और ये वाला प्लेन xz प्लेन से मान लो b डिस्टेंस पर है। तो इस वाले प्लेन की इक्वेशन लिखी जाएगी y इज इक्वल टू b, इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द xy प्लेन, हमें उस प्लेन की इक्वेशन को निकालना है जो पैरेलल है xy प्लेन के। हमें उस प्लेन की इक्वेशन को निकालना है जो पैरेलल है xy प्लेन के, और ये वाला जो प्लेन है ये xy प्लेन के पैरेलल है, और कितने डिस्टेंस पर है, c डिस्टेंस पर है। तो ध्यान देना, इसने किसके पैरेलल कहा, xy प्लेन के पैरेलल कहा, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो xy प्लेन मान लो ये है, और इस xy प्लेन के पैरेलल प्लेन ये है, और ये वाला प्लेन इस xy प्लेन से c डिस्टेंस पर है। तो यहां पर जो इसकी इक्वेशन होगी वो होगी z इज इक्वल टू c। बच्चों अगर दो प्लेन दे रखे हैं और दो प्लेन के बीच का एंगल वो पूछ लेते हैं, तो एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि एक प्लेन हमें ये गिवन है और एक प्लेन ये हमें गिवन है, इस वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज a1 b1 c1 है, और इस वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज a2 b2 c2 है। तो इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल को निकालने के लिए हम यहां पर इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हम दोनों प्लेन के बीच के एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर सपोज दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, ये वाला प्लेन अगर परपेंडिकुलर है, तो थीटा यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 आपका क्या हो जाएगा, 0, और इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आपका क्या आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। अगर प्लेन्स आपके पैरेलल है, ये वाला प्लेन इसके क्या पैरेलल है, तो याद रखना इसके और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे। मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल की कंडीशन है और ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि अगर हमें किसी पॉइंट से कोई पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 z1 और एक प्लेन गिवन है, इस प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ या परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ। इस पॉइंट x1 y1 z1 से हमने इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जिसकी लेंथ p है, वो हमें निकालनी है, वो बतानी है। और प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालेंगे हम, इसको ध्यान से देखना। यहां पे x y z को तो हम x1 y1 z1 पुट करेंगे, यहां पे लिख देंगे, तो ये बनेगा आपका ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। यहां पे मोड भी लगा देंगे जिससे कि हमारी लेंथ ये पॉजिटिव आए, निगेटिव ना आए। फिर अपॉन में अंडर रूट में लिखेंगे यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको पूरा सिंप्लीफाई करके ये परपेंडिकुलर लेंथ हमें मिल जाएगी।